औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जस्ट एंटर यूट्यूब चैनल से मैं कमर आज आपके साथ एक वीडियो ऐसी लेके आया है जिसके बारे में मैंने देखा है कि अक्सर लोगों को नो नहीं है, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं ताकि एक तो अवेयरनेस आ जाए, दूसरा कुछ इसके बारे में पता भी चल जाए। मैं आज आपको रोज़ी स्टारलिंग, जिसको हम डब्बा तिलियर भी पंजाबी में कहते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा था। उसकी माइग्रेशन के बारे में, उसकी ब्रीडिंग के बारे में और वाइल्ड लाइफ के कवानीन के बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। ये परिंदा पाकिस्तान में, जिसको हम रोज़ी स्टारलिंग कहते हैं, पिक्चर भी आप देख रहे होंगे, ताहुक्म सानी बैन है। आप इसकी हंटिंग नहीं कर सकते, आप इसको पकड़ नहीं सकते, आप इसको मार नहीं सकते। ये परिंदा किसान दोस्त है। अगर किसान इसकी फ़ायदा समझ जाएं, इसके बारे में पता चल जाए उनको, तो वो कभी भी किसी शिकारी को, किसी पोचर को उस इलाके में भी ना घुसने दें जहाँ पे ये रोज़ी स्टारलिंग पाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या मुसीबत है कि इसको इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि जो शिकारियों के अलावा भी जो नेटिंग करते हैं, इसको इतना ज़्यादा पकड़ा जाता है कि आप सोच नहीं सकते कि ये तोड़े के तोड़े भर के मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जा रहे होते हैं। वाइल्ड लाइफ भी खामोश होती है, समझ नहीं आती कि क्यों खामोश होती है, उनको इसके ऊपर एक्टिव होना चाहिए। और बाज़ारों में भी ये मिल रहे होते हैं, कुछ बर्ड्स की मार्केट है, वहाँ पे भी ये अवेलेबल होते हैं। रोज़ी स्टारलिंग के बारे में जो मैं कहना चाह रहा था, आपको इसकी माइग्रेशन के बारे में बताना। पहले मैं इसकी आपको थोड़ी सी कुछ खसूसियात बता दूं कि ये किसान दोस्त परिंदा क्यों है। इसकी खसलत में है कि ये टिड्डी, सुंडी इसको खाता रहता है, और जब इसका पेट भर जाता है तो फिर भी ये बाज नहीं आता। टिड्डी को पकड़ेगा, सुंडी को पकड़ेगा, उसके दो टुकड़े करेगा और उसको फेंक देगा। और ये स्पेशली कपास की जो फसल है उसके अंदर चला जाए तो आपको स्प्रे की ज़रूरत भी नहीं रहती, कि ये सुंडी को खाता रहता है और उसके बाद उसको पकड़ के उसके दो पीस करता है और फेंक देता है। ये इसकी खसलत है। अमूमी इसकी जो खुराक है वो फ्रूट्स हैं, चेरी जैसे हो गए, छोटे फ्रूट्स हो गए, पील हमारे यहाँ लगती है जाल के ऊपर, वो हो गया, खजूर हो गया, बोड़ हो गया, पिपल हो गया। इसके अलावा और भी जो छोटे फ्रूट्स होते हैं उनको ये बहुत पसंद करता है। इसके अलावा ये इसकी एक सब्ज़ी खोर की अगर हम बात करें तो उसके लिए ये इसकी फीड्स थी। अगर हम बात करते हैं बेरीज़ वगैरह, ये सारा कुछ ये खाता है। अगर हम दूसरी तरफ इसको लेके जाएं तो ये टिड्डी का दुश्मन है और सुंडी का दुश्मन है। हशरात जो हैं छोटे, उनको ये खाता है। और मैं जो इसकी एक अभी मैं रिसर्च पीछे चाइनीज़ ने शेयर की है, एक इदारा है वहाँ का, उन्होंने शेयर की है कि एक स्टारलिंग जो है, एक तिलियर जो है, वो एक दिन में 140 से लेकर 180 टिड्डी जो है, ये अभी जो टिड्डी दल आई हुई थी, इससे वो एक छोटी होती है, उसके बारे में उन्होंने कहा, शायद इसी का भी जिक्र हो साथ। ये एक दिन के अंदर 140 से 180 टिड्डियों को हलाक करता है। उसमें से खाता कितनी है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने इसकी हलाकत का ही जिक्र किया हुआ था। पाकिस्तान में भी ये बैन है, पूरी दुनिया में ये बैन है, लेकिन शिकार इसका अभी भी हो रहा है। मैं भी नासमझी में इसका शिकार कर चुका हूँ, पहले शिकार करता रहा हूँ इसका, लेकिन अभी मैं इसके बिल्कुल करीब भी नहीं जाता। अगली जो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका मस्कन जो है वो मंगोलिया, उसके बाद इसका है कज़ाकिस्तान, और तीसरे नंबर के ऊपर चाइना का एक सूबा है, शायद मैं उसका तलफ़्फ़ुज़ सही ना बयान कर सकूं, शिनजियांग।
ये इसका मैं स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, शिंगजियांग इसको कहते हैं, XINJIANG, ये इसका वो है सूबा। ये मंगोलिया वाली साइड पे ही आता है, मंगोलिया की सरहद की वाली साइड पे ही आता है। तो ये बेसिकली इसका मस्कन है। मार्च के एंड में ये वहाँ से माइग्रेट करता है, लेकिन पूरी की पूरी क्वांटिटी इनकी वहाँ से माइग्रेट नहीं करती। कुछ हिस्सा वहाँ से माइग्रेट करके तो वहाँ से निकलता है, और यही कज़ाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और वो जो सारी सरहदें हैं, पाकिस्तान के साथ जो इंडिया का बॉर्डर लगता है, दिल्ली और ये वाला जो एरिया है, पंजाब और आगे जी जो मेरे ख्याल में राजस्थान कहलाता है, इस बेल्ट में ये चलता है। इंडिया के भी जो दूर वाला एरिया है उस साइड पे, यानी कि उसका जो दूसरा बॉर्डर है उस साइड पे भी ये नहीं जाता। उधर से ये माइग्रेट करता हुआ जब आ रहा होता है अप्रैल के, मार्च के एंड और अप्रैल के शुरू में, तो उस वक्त इसकी जो बेतहाशा तादाद है वहाँ से माइग्रेट करती है, लेकिन उस वक्त हमारे एरियाज़ में ये स्टे नहीं करता। ये आता है और आगे निकलता जाता है। हमें लगता है कि ये आके रुका हुआ है, नहीं, इसका जो फ्लॉक आता है, एक आता है वो आगे निकल जाता है, फिर उससे पिछला फ्लॉक आके इस तरह वो एक स्ट्रीम लाइन बन रहा होता है। तो हमें लगता है कि ये तकरीबन कोई इसकी माइग्रेशन जो है ये 15 से 1 महीने रहती है, स्टार्ट से लेकर एंड तक, इससे ज़्यादा नहीं होती आते हुए इनकी माइग्रेशन। और ये फिर इधर से होता हुआ अफ़गानिस्तान से ये जब उधर से मंगोलिया और उससे निकलता है तो कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, और यहाँ से होता हुआ ईरान, और ईरान से फिर ये तुर्की से यूरोप, और यूरोप का एक अर्मेनिया है, और साथ मेरे ख्याल में जॉर्जिया है। ये उन एरियो में ये जो करीब वाला यूरोप है जो ईरान के साथ, ये तुर्की के साथ लगता है, उस वाले यूरोप के साथ वहाँ पे जाके ये स्टे करता है और वहाँ पे ब्रीडिंग करता है। मैंने पहले भी बताया कि कम्प्लीटली ये नहीं जाता। जो इसकी ब्रीडिंग के एरियाज़ हैं वो चाइना का शिंगजियांग, मंगोलिया, कज़ाकिस्तान, ये वाले इसके एरियाज़ भी हैं जहाँ पे ये अपना ब्रीडिंग करता है। यूरोप के इस एरिए में जाके अर्मेनिया जो है वहाँ पे जाके ये वहाँ पे भी ये ब्रीडिंग करता है, और वहाँ से फिर ये जब वापस पाकिस्तान और इन एरियाज़ में आता है तो ये तकरीबन काफ़ी स्टे करता है। इसका पहले जो माइग्रेशन हुई थी, इनकमिंग जिसको कहेंगे, ये इसकी होती है मार्च एंड से शुरू होती है और अप्रैल के एंड तक चलती रहती है। अभी क्योंकि वेदर कंडीशन कुछ चेंज हो रही हैं तो इसका भी उसी तरह से वो चेंज हो रहा है। डक जो होती है वो मैक्सिमम वहाँ से माइग्रेट कर जाती है, माइग्रेट करती है, लेकिन स्टारलिंग उस तरह की माइग्रेशन नहीं करता। इसके बहुत बड़े बड़े गौल इतने बड़े बड़े होते हैं कि आपको ये ऐसे फील हो रहा होता है कि ऊपर अंधेरा ही अंधेरा, इतना ज़्यादा ये तादाद में भी आता है। जाते हुए हमें पाकिस्तान में कम नज़र आता है, वापसी के ऊपर ज़्यादा नज़र आता है। वापसी पे क्या होता है कि ये वहाँ पे जाके ब्रीडिंग करता है, वहाँ पे ये बच्चे देता है, और बच्चे भी ये 2 से 3 दफ़ा बच्चे वहाँ पे देता है, और एक दफ़ा में ये 3 से 5 बच्चे इसके होते हैं जो इसके पैदा होते हैं। 3 से 5 नॉर्मली जो देखे गए हैं वो 3 से 5 इसके बच्चे होते हैं। वो फिर ये 3 दफ़ा बच्चे देता है। हम एवरेज लगाएं अगर 10 बच्चों की, तो आप देख लें कि वापसी के ऊपर एक जो पेयर है वो 7-10 को ऐड करके आ रहा होता है। तो वापसी के ऊपर ये हमारे पास स्टार्ट हो जाता है जुलाई के स्टार्ट में। इसकी थोड़ी थोड़ी डारें आनी शुरू हो जाती हैं, थोड़े थोड़े फ्लॉक आने शुरू हो जाते हैं, हल्के हल्के आपको दिखाई देना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है और जुलाई एंड तक ये आपको बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है। जब हाड़ की 15, अगर हम पंजाबी के ये जो हमारे देसी एक होते हैं, 15 हाड़ के बाद इसका वापसी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और ये फिर यहाँ पे आके स्टे कर जाता है। ये फिर माइग्रेट नहीं करता, इस एरिए में आके ये स्टे करता है। स्टे करने के साथ साथ ये जो कर रहा होता है, इसका जो स्टे का पीरियड है वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन ये आपके यहाँ पे रहता है और
इसकी एक खसलत है कि जब ये वापस आता है तो उस वक्त हमारे यहाँ थोड़े दिनों के बाद वो स्टार्ट हो जाता है सीज़न। ये अभी सुंडी का सीज़न जैसे चला है पीछे टिड्डी का, अभी भी टिड्डी खैर काफ़ी एरियाज़ में है तो ये उसको खाना शुरू कर देता है। बोर्ड भी लगे होते हैं तो ये सारा कुछ यहाँ पे आके स्टे करता है। आपने देखा होगा कि इनके अंदर 2-3 कलर के होते हैं। जितना इसका कलर डार्क होगा, 2-3 कलर से मुराद ये बताना चाह रहा हूँ कि डार्क भी होते हैं, ब्राइट भी होते हैं, मुख्तलिफ इसके कलर होते हैं। जिसके सर के पीछे बूंदी बन रही होती है वो बेसिकली इनमें इस थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा होता है, वो पुराना होता है। लीडर होते हैं वो इनके, वो बड़े होते हैं जो इनके जैसे डक कमांडर होते हैं, इनके भी ये आप कमांडर कह सकते हैं। तो ये साइज़ में भी ज़रा बड़ा होता है, इसका कलर बहुत खिला खिला होता है और पीछे एक बोदी भी होती है सर के पीछे, आपको फील होती है। हर की नहीं होती। जो चूज़ होगा, चूज़ से मुराद जो अभी पैदा होके आ रहा होगा, उसका कलर भी बड़ा डल सा होगा, यानी कि बहुत फीका कलर होगा और उसका साइज़ भी जो है वो भी छोटा होगा। ये आके यहाँ पे फिर हमारे पास जुलाई अगस्त में तो इसका जुलाई एंड से ये 20 जुलाई के बाद से लेकर और अगस्त का पूरा महीना ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में पहुँच जाता है। उसके बाद ये यहाँ पे स्टे करता है उस वक्त तक जब तक हमारे पास सर्दी पड़ना शुरू नहीं होती। जो ही सर्दी पड़नी शुरू होती है, आप ये देखें कि मैं वो आपको बाद में थोड़ा सा बताता हूँ, इसका मैं थोड़ा सा पहले आपको 1-2 चीज़ें और बता दूँ। ये यहाँ पे भी झुंड की शक्ल में ही रहता है, इसके फ्लॉक्स होते हैं। ये जहाँ पे बसेरा करता है, बसेरे से मुराद जहाँ पे ये रात को स्टे करता है, वो इसकी टाइमिंग होती है मगरिब से थोड़ी देर पहले ये जाएगा, कोई खुश्क दरख्त होगा उसके ऊपर बैठेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चहचहाएगा। उसके बाद ये बहुत बड़ा झुंड देखता है जहाँ पे बहुत घनी झाड़ियाँ हों, उनके अंदर ये छुप के फिर बैठता है और रात स्टे वही करता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग इसके चहचहाने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। ये फ्लॉक्स की शक्ल में होता है और ये बसेरा झुंडों के अंदर करता है। पहले जाके लेफ़्ट राइट देखेगा, वो खुश्क जो होंगी झाड़ियाँ उनके ऊपर बैठेगा और उसके बाद वहाँ से ये उड़ के उस बसेरे के अंदर चला जाता है जहाँ पे इन्होंने वो झुंड के अंदर। इसकी वापसी जो ही यहाँ पे थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, टेम्परेचर कम होने लगता है हमारे यहाँ, जो कि अक्टूबर में जाके होता है, सितंबर एंड से स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, लेकिन वेदर चेंज से मुराद ये है कि जब टेम्परेचर कूल डाउन होना शुरू होता है, सर्दियों की बात नहीं कर रहा, उस वक्त इसकी वापसी शुरू हो जाती है और ये आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ से वापस जाना शुरू कर देता है। तो ये थी इसकी एक इन्फॉर्मेशन। ये वापस मंगोलिया और चाइना और कज़ाकिस्तान इन एरियाज़ में वापस चला जाता है। क्योंकि अगर हम इसकी बात करते हैं मंगोलिया और कज़ाकिस्तान और चाइना का जो एक ट्रायंगल बनता है, जहाँ पे ये एरिया जिनके यहाँ पे ये बॉर्डर इकट्ठे हो रहे हैं, यही उसका मस्कन बनता है जहाँ पे ये स्टे करता है। होपफुली ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। ये एक वाइल्ड लाइफ की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और आपको मैं बता भी दूं कि जो शिकारी इनका शिकार करके फेसबुक के ऊपर लगाते हैं, उनके ऊपर वो कानूनी एक्शन भी होगा। तो प्लीज़ पहले तो इसका शिकार ना करें। बहुत ही कोई मजबूरी बन गई है आपकी कि सब्र नहीं हो रहा, तो इसको शो ऑफ ना करें। ये कानूनन जुर्म भी है, इखलाकन भी जुर्म है, क्योंकि ये एक किसान दोस्त परिंदा है, पूरी दुनिया में बैन है, पाकिस्तान में भी बैन है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।